हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो लेक्चर पे हमने क्या चीज डिस्कस करनी है। देखिए, हमारी यूनिट चल रही थी एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड की, जिसके हम लेक्चर नंबर 5 पे पहुंचे। और आज के 5th लेक्चर पर जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है आपका वीरल्स इक्वेशन। ओके, तो फर्स्टली मैं बता दूं, वीरल इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर डायरेक्टली आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाता है। और मैंने आपको जैसे पहले भी बोला था, आपको जो मैं टॉपिक्स कराऊंगी उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी डिस्कस कराऊंगी। तो देखो ना, इस यूनिट के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो इसके अंदर क्या, एक तो है बहुत छोटी यूनिट, गिने चुने टॉपिक है। और उन गिने चुने टॉपिक्स में से भी कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, वही टॉपिक्स को बार बार रिपीट किया जाता है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही तो यूनिवर्सिटी पूछेगी सेमेस्टर एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आप देख लीजिए, मैंने जो आपको लास्ट के 4 लेक्चर्स दिखाए हैं, ये जो मेरा 5th लेक्चर चल रहा है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप अगर कंफर्म करना चाहते हैं तो आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक कीजिए, आपको यही टॉपिक्स यहाँ पर को रिपीटेड मिलेंगे इस यूनिट के अंदर। ओके, क्योंकि ये यूनिट के अंदर आपके क्या सिर्फ 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, उससे ज्यादा बनने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट छोटी सी है, बहुत रेयर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत कम है, और जो भी है उनको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो आज जो हम वीरल इक्वेशन पढ़ेंगे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, और बहुत ईजी भी है, कुछ नहीं करना है आपने। ठीक है, तो क्या है मैं आपको समझाती हूँ, आप जस्ट सुनिए। ठीक है, तो पहली चीज तो ये सुन लीजिए कि ये जो वीरल इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं ना, ये आप तो पढ़ रहे हैं इसे एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड के अंदर, बट आपको पता है इस एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड के अंदर एक सब यूनिट है जिसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन। ओके, तो ये वीरल इक्वेशन कहां से बिलोंग कर रही है, इस यूनिट के अंदर से, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन यूनिट के अंदर से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन समझ लेते हैं, देन हम लोग वीरल इक्वेशन समझेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन क्या होता है, आप जस्ट ध्यान से सुनिए, नाम से ही पता चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन मतलब क्या होता है, डिफ्रेक्शन मतलब कैसा फिनोमिना, स्कैटरिंग का फिनोमिना। देखो ऐसे समझाती हूँ। देखिए, सपोज आपके पास एक बॉडी है। ठीक है, अभी मैं कोई बॉडी को कोई टर्म नहीं दे रही हूँ, ये जैसे एक बॉडी है। ठीक है, आपने क्या किया, इस बॉडी के ऊपर एक रे को इरेडिएट किया, यानी कि एक रे के थ्रू इस बॉडी के ऊपर क्या आपने एक रे इमिट की। ठीक है, अभी ये रे कौन सी है वो भी स्पेसिफिक हम नहीं ले रहे। ठीक है, अब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपकी जो बॉडी है वो किस टाइप की है, या फिर आपकी रे जो है वो किस टाइप की रे है, कितनी वेवलेंथ की रे है, उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपकी ये जो बॉडी है ना, ये क्या है, ये रे जो आप इसके ऊपर इमिट कर रहे थे, इसके ऊपर डाल रहे थे, इस रे को क्या करेगी, एक एंगल बनाते हुए बाहर की ओर स्कैटर्ड कर देगी। तो यहाँ पे जो ये स्कैटरिंग हुई, इसी को तो बोला जाता है, इसी का तो दूसरा टर्म क्या होता है, डिफ्रेक्शन। तो स्कैटरिंग और डिफ्रेक्शन आपको समझ में, डिफ्रेक्शन क्या है, ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर आप एक बॉडी को किसी रे के थ्रू इरेडिएट कराते हैं, और वो बॉडी क्या है, उस रे को जो आपने इरेडिएट कराई है उसे एक एंगल बनाते हुए बाहर की ओर फेंक देती है। इसी फेंकने वाले फिनोमिना को आप क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन या फिर स्कैटरिंग। ओके, अब ये डिफ्रैक्शन, हमारा कोई डिफ्रैक्शन नॉर्मल डिफ्रैक्शन तो नहीं पूछा हमसे, बोला है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, तो हम क्या बोलेंगे, अब यहाँ हम चीजें स्पेसिफिक लगा देंगे। चीजें क्या स्पेसिफिक लगाएंगे, कि हमारी जो रे है जिसके थ्रू हम इरेडिएट करा रहे हैं वो आपकी क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन की रे है, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन बीम है। ओके, और यहाँ जो मेरी बॉडी है वो मेरी क्या है, एक क्रिस्टल है। क्रिस्टल मतलब ऐसे बॉडी जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स है, जो कि नंबर ऑफ एटम से बने हुए हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक क्रिस्टल लिया, इस क्रिस्टल के ऊपर अपनी इलेक्ट्रॉन रे को डाला, तो आपने क्या देखा कि आपके क्रिस्टल ने क्या है, इस इलेक्ट्रॉन रे को एक एंगल बनाते हुए बाहर को फेंक दिया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो डिफ्रैक्शन हुआ वो किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का हुआ। तो इसी फिनोमिना को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। ओके, और ये क्यों कराते हैं, सिंपल सी बात है, अगर हमें अपने क्रिस्टल के स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन कराना है अपने क्रिस्टल का, तो हम लोग क्या कराते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड का हम लोग यूज करते हैं। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन क्या, इतना इजी था कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब हम पर्टिकुलरली बात कर रहे थे कि वीरल इक्वेशन क्या होती है। तो देखो ना, वीरल इक्वेशन में आपने कुछ डेरिवेशन वगैरह नहीं कराना, आपने कुछ नहीं कराना, आपने जस्ट क्या है, एक इक्वेशन बना के दिखा देनी कि हाँ भाई ये आपकी वीरल इक्वेशन होती है, क्योंकि हमसे डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछा गया। ठीक है, बस आप इसका जस्ट एम बता दीजिएगा कि आप इस इक्वेशन को यूज क्यों कर रहे हैं, ये इक्वेशन आपको क्या बताती है। ठीक है, तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं कि ये वीरल इक्वेशन का यूज कहाँ आता है। ठीक है, तो वीरल इक्वेशन का यूज ऐसे आता है ना, देखो, ये जो आपकी वीरल इक्वेशन है ना, इसका यूज किया जाता है कि अगर आपने क्या है, ये जो आपकी स्कैटर्ड, ये जो आपकी डिफ्रैक्ट हुई हुई जो रे है ना, ये जो आपकी डिफ्रैक्ट की हुई जो रे है, अगर आपने इसकी इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो आपको वीरल इक्वेशन का यूज करना होता है। मतलब आपसे वीरल इक्वेशन ये बोलती है कि सपोज आपके पास एक बॉडी है, अब ये बॉडी आपकी क्रिस्टल नहीं है, ये कोई एक गैसियस सिस्टम है। ठीक है, कोई गैसियस मॉलिक्यूल है। अब आप बताइए, अगर आपके पास कोई गैसियस मॉलिक्यूल है तो वो नंबर ऑफ गैसियस एटम से बना होगा, मॉलिक्यूल तो एटम से बने होंगे, तो ये मेरा एक गैसियस मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ गैसियस एटम होंगे। और अगर इसके ऊपर मैंने क्या एक रे डाली, तो ये रे क्या करेगी, आपने यहाँ से रे डाली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की रे डाली, कौन सी रे, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन
रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की आपने रे डाली और आपने देखा कि इस गैसियस सिस्टम ने क्या है आपकी इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया, मतलब ऑब्जर्व नहीं, इसके अंदर क्या हुआ, एक टाइप का कोलिजन होता है, आपने ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा है, अभी भी मैं आपको समझाऊंगी। तो होता क्या है, जैसे आप इसके ऊपर रे डालते हैं इलेक्ट्रॉन रे, तो ये बॉडी क्या है आपकी रे को बाहर स्कैटर्ड कर देता है, बाहर इमिट कर देता है, बाहर डिफ्रेक्ट कर देता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो आपकी डिफ्रैक्टेड की गई इलेक्ट्रॉन रे है ना, जो एक गैसियस बॉडी से पास होके आई है, अगर आपने इस स्कैटर्ड इस डिफ्रैक्ट रे के लिए इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, यहाँ जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम है, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम या फिर डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम, इसके लिए अगर आपने इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो ये आप कब कर पाएंगे, जब आपको वीरल इक्वेशन की नॉलेज होगी। तो वीरल इक्वेशन का यूज ही कहाँ किया जाता है, तो देखो यहाँ पर लिखा है वीरल इक्वेशन क्या है, एक फॉर्मूला है या फिर आप बोल सकते हैं एक इक्वेशन है, जिसका यूज कहाँ किया जाता है, इंटेंसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन बीम को निकालने के लिए, वो भी कैसी इलेक्ट्रॉन बीम, जो कि स्कैटर्ड हो रखी हो किसी स्पेसिफिक एंगल से, और कहां से, एक गैसियस मॉलिक्यूल के बॉडी से, यानी कि आपके पास एक बॉडी है जो कि गैसियस मॉलिक्यूल की है, इसके ऊपर आपने इलेक्ट्रॉन बीम डाला और इसने क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम को बाहर की ओर स्कैटर्ड कर दिया, तो ये स्कैटर्ड की जो कि एक स्पेसिफिक एंगल से स्कैटर्ड हुई है, ठीक है। तो आपने क्या, एंगल भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें अफेक्ट करता है, तो स्पेसिफिक एंगल भी आप यहाँ पर को ऐड कीजिएगा और बोलिएगा कि इस स्कैटर्ड रे की अगर आपने इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, तो आपको किसका यूज करना होगा, वीरल इक्वेशन का यूज करना होगा। तो एम आप कुछ ऐसा लिखेंगे अपनी इक्वेशन का, तो एम आपका क्या हुआ, ये एक फॉर्मूला है, ये एक इक्वेशन है जिसका यूज किया जाता है टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम स्कैटर्ड थ्रू अ स्पेसिफिक एंगल बाय ए डिफ्रेक्शन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल इन एन गैसियस। इतनी चीज क्लियर है, तो ये यूज होता है आपका वीरल इक्वेशन का। ओके, अब यहाँ थोड़ा थ्योरी मटेरियल है, एम आपको समझ में, आप थ्योरी मटेरियल तो बढ़ाने चढ़ाने के लिए लिखा होता है, तो थ्योरी मटेरियल आपको क्या बोलता है, तो जस्ट सुनिएगा। थ्योरी मटेरियल आपको यहाँ पे ये बोल रहा है कि देखो, ये बोल रहा है जैसे मैंने बोला ये मेरा एक गैसियस सिस्टम है, तो सपोज मैं बोलूं मेरा ये गैसियस सिस्टम है, इस गैसियस सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब आपको पता है ना, अगर मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डालूंगी तो इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, फोटोन्स होते हैं। तो होता क्या, हमारे फोटोन और हमारे गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, ऐसा देखा गया, ये रमन ने आपको भी बताया था कि यहाँ जो आपके फोटोन्स है, यहाँ जो आपके फोटोन्स है और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी मतलब सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन में जो फोटोन्स है, अगर आप इनकी एनर्जी देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो हम यहाँ फोटोन्स की बात कर रहे हैं और गैसियस सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, सॉरी गैसियस सिस्टम के अंदर छोटे छोटे एटम्स की बात कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जैसे आप इलेक्ट्रॉन को एक गैसियस सिस्टम में डालते हैं, तो आपके इलेक्ट्रॉन में जो फोटोन्स प्रेजेंट है और आपके गैसियस सिस्टम में जो एटम्स प्रेजेंट है, ये आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। अब ये कोलिजन भी दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। मतलब इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन की रे डाली जिसके अंदर आपके फोटोन्स हैं, ठीक है, और किसके ऊपर डाली, गैसियस सिस्टम जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब होता क्या, अगर इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन हुआ है, मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी है और आपके गैसियस एटम की जितनी एनर्जी है, उनके बीच में कोई भी चेंज नहीं है। मतलब आपको अगर मैं ऐसे सिंपल टर्म में बताऊं कि आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन की बीम ली, जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम के अंदर क्या है, आप ऐसा सोचो एच न्यू है, ठीक है, और आपका जो गैसियस सिस्टम है इसके अंदर क्या है, एटम है। आपने क्या किया, जैसे इसके ऊपर डाला तो ऐसा बोला जाता है कि आपके एच न्यू और आपका जो ये स्मॉल एटम है ना, इनके बीच में क्या होता है, कोलिजन, ये आपस में टकराते हैं। अब कोलिजन दो टाइप का, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन ये बोलता है ऐसा कोलिजन जब आपके जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एच न्यू है, इनकी जो एनर्जी है वो एज इट इज रहेगी आफ्टर कोलिजन, और आपकी एटम की जो एनर्जी है वो एज इट इज रहेगी आफ्टर कोलिजन। मतलब अगर मैं इसे सिंपल एनर्जी की टर्म में नहीं, मैं इनकी एक वैल्यू दे रही हूँ कि सपोज इसकी वैल्यू 5 है और इसको हमने जो नंबर दिया वो है 4, ओके। अब इन्होंने पहले तो कोलिजन से पहले इसकी वैल्यू क्या है, 5 है, इसकी 4 है, लेकिन आफ्टर कोलिजन आपने देखा इन्होंने आपस में कोलाइड भी करके, और आफ्टर कोलिजन आपकी एच न्यू की वैल्यू एज इट इज है 5 है, और एच इसकी एटम की वैल्यू क्या है, एज इट इज है, कितनी है, 4 है। इट मींस क्या हुआ कि आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन इन दोनों की वैल्यू क्या है, एनर्जी की वैल्यू इक्वल है, एंड इलेक्ट्रॉन की जितनी थी उतनी है, एटम की जितनी थी उतनी है। तो ऐसे कोलिजन को आप क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन, ओके। बट इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन में ऐसा होगा कि जब एच न्यू आपके एटम से कोलाइड कराएगा तो इनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होगा। मतलब मे बी दो कंडीशन हो सकती है यहाँ भी, कि आपके एच न्यू ने अपनी एनर्जी कुछ आपके एटम को दे दी, मे बी एटम ने अपनी एनर्जी कुछ एच न्यू को दे दी, ये हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ चुके हैं। तो सपोज पहले एच न्यू की एनर्जी,
मतलब एनर्जी कितनी वैल्यू थी इसकी 5 थी और इसकी थी 4, बट मे बी आफ्टर कोलिजन इसकी कितनी हो जाए 4 हो जाए और इसकी कितनी हो जाए 6 हो जाए। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इसकी कितनी हो जाए, इसकी हो जाए आपकी 6 और इसकी कितनी हो जाए 3। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप बिफोर कोलिजन जो वैल्यू थी वो आफ्टर कोलिजन नहीं रहेगी, मे बी किसी की बढ़ जाए, मे बी किसी की घट जाए, तो ऐसे कोलिजन को आप क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन, मतलब बराबरी का कोलिजन नहीं हुआ। इतनी चीज क्लियर है। अब ये बोल रहा है कि दो टाइप के कोलिजन तो हमने देखे, आपने थ्योरी मटेरियल में यही लिखना है कि जब आपने इलेक्ट्रॉन बीम को स्ट्राइक कराए किसी मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब मॉलिक्यूल के ऊपर, मॉलिक्यूलर सरफेस के ऊपर, गैसियस मॉलिक्यूलर सरफेस के ऊपर, तो यहाँ दो टाइप के कोलिजन देखे गए। ठीक है, कौन कौन से, एक इलास्टिक एक इनइलास्टिक। अब देखो इलास्टिक इनइलास्टिक तो समझा दिया मैंने। अब देखो ये बोल रहा है कि अगर आपका इलास्टिक कोलिजन हुआ तो इलास्टिक कोलिजन के बाद, सपोज मैंने यहाँ है मेरा गैसियस सिस्टम, इसके ऊपर मैंने रे डाली, अपनी इलेक्ट्रॉन बीम डाली और मैंने बोला यहाँ पर मेरा इलास्टिक कोलिजन हुआ। तो ये बोल रहा है इलास्टिक कोलिजन होने के बाद जो यहाँ मेरी रे आएगी, जो स्कैटर्ड रे ना, अगर मैं स्कैटर्ड रे की बात करूंगी तो मैं बोलूंगी कि ये जो स्कैटरिंग हुई मेरी, यहाँ जो स्कैटरिंग हुई, यहाँ जो डिफ्रेक्शन हुआ, वो कोहेरेंट स्कैटरिंग हुई। कोहेरेंट स्कैटरिंग मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ जो स्कैटरिंग हुई वो रैंडम हुई। समझ में आ रहा, रैंडम मतलब मैं क्या बोलूंगी, ये जो मेरी स्कैटरिंग हुई, यहाँ से जो मेरे ये रे बाहर निकले, ये मेरे क्या लिखे, नॉन रैंडमली निकले। ठीक है, ये रैंडम नहीं है, बिल्कुल रैंडम नहीं है, नॉन रैंडम है। ओके, और लेकिन अगर मैं सेम टाइम पे ऐसा कुछ बोलूं कि यहाँ मेरा गैसियस सिस्टम था, गैसियस मॉलिक्यूलर सिस्टम था, इसके ऊपर आपने इलेक्ट्रॉन बीम डाली और हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ने आपके एटम के साथ कोलिजन किया और कोलिजन आपका कैसा है, इनइलास्टिक है। और इनइलास्टिक कोलिजन में ये बोलते हैं कि यहाँ जो आपका डिफ्रेक्शन होगा, यहाँ जो आप स्कैटरिंग कराएंगे ना, ये स्कैटरिंग आपकी कैसी होगी, इनकोहेरेंट, यानी कि आपकी रैंडम स्कैटरिंग होगी। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई, ये हो कैसे रहा है, समझ में आया ना। सो सॉरी, इतनी चीज क्लियर है, ये समझे कि हमने क्या करा है, कोलिजन कैसा हुआ, कोलिजन होने के बाद अगर इलास्टिक होगा तो कोहेरेंट स्कैटरिंग यानी कि नॉन रैंडम स्कैटरिंग, और इन इलास्टिक कोलिजन अगर इनके अंदर हुआ तो आपको कैसी की स्कैटरिंग मिलेगी, कोहेरेंट स्कैटरिंग। ओके, अब बात क्या आई थी, जो आपके केमिस्ट थे ना, जो आपके ये व्हीलर थे, ये जो आपके वीरल तो थे ना, ठीक है, वीरल इक्वेशन तो हम बोल रहे हैं, ये वीरल के साथ एक दूसरे केमिस्ट भी थे जिन्होंने इस इक्वेशन में वर्क किया था, जिनका नाम था मार्क। ओके, तो इन दोनों ने क्या किया था, इन दोनों केमिस्ट ने क्या है, स्कैटरिंग, मतलब कौन सी स्कैटरिंग, कोहेरेंट स्कैटरिंग पे वर्क किया था, यानी कि इलास्टिक कोलिजन पे वर्क किया था। समझ में आ रहा, यहाँ जो इन्होंने स्कैटरिंग देखी है ना, समझ में आ रहा ना आपको, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ जो इन्होंने स्कैटरिंग देखी, ये कैसी स्कैटरिंग पे वर्क किया इन्होंने, कोहेरेंट स्कैटरिंग, यानी कि ऐसी स्कैटरिंग जो किसकी वजह से हो रही होगी, इलास्टिक कोलिजन की वजह से हो रही होगी, जहां पर एनर्जी में आपके फोटोन्स और आपके एटम्स की एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो आपकी ये दो केमिस्ट मार्क और जो आपके दूसरे आपके वीरल, इन्होंने क्या किया था, 1930 के टाइम पे क्या किया था, कोहेरेंट स्कैटरिंग पे एक एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब एक इक्वेशन इस टाइप के स्कैटरिंग के लिए निकाली। ये इक्वेशन जो हम अभी डिस्कस करने वाला है, और ये इक्वेशन का यूज का है, जैसे मैंने बोला कि जो आपकी स्कैटर्ड रे है ना, इस स्कैटर्ड रे में अगर आपने क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी को प्रिडिक्ट करना है, चेक करना है, तो आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन आपकी क्या है, तो देख लीजिए, पहले ये इक्वेशन के लिए आपने ये लाइन बतानी है कि ये इक्वेशन आपको बोल क्या रहा है केमिकल टर्म में। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है, व्हेन ए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ एटम, अगर आपका कोई मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम से कंसिस्ट किया हुआ है, नंबर ऑफ एटम से बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं, वी सम ओवर द ऑल द कंट्रीब्यूशन from all the point and find the total intensity has a angular variation gives by the Viral equation। तो ये Viral equation को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। अब ये Viral equation क्या बता रहा है, इंटेंसिटी बता रहा है, और यहाँ पर इंटेंसिटी के अंदर आपने यहाँ पर थीटा भी लिखना है। थीटा मतलब यहाँ पर जो डिफ्रेक्शन हो रहा है वो कितने एंगल का हो रहा है, तो वो भी अफेक्ट करता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है आई यानी कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, समीशन आई जे मतलब क्या है, आई जे मतलब आपके एटम्स की बात कर रहा है कि मे बी आपका जो गैसियस सिस्टम है उसमें आई और जे नंबर की क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस एटम प्रेजेंट है। ठीक है, फिर है आपका एफ आई एफ जे। अब ये एफ क्या है, ये है आपका फैक्टर की बात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, फैक्टर किसके लिए, आपके पहले एटम यानी कि आई एटम के लिए, फैक्टर किसके लिए, आपके दूसरे एटम जे एटम के लिए। ठीक है, उसके बाद है आपका साइन एस आर आई जे। साइन एस आर आई जे मतलब यहाँ पर जो आपका एस है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पर को फिक्स होती है, आपको यहाँ पर इसकी ये वैल्यू रखनी है जो किसके इक्वल है, 4 पाई अपॉन लैम्डा साइन थीटा स्क्वायर, थीटा अपॉन 2, थीटा है आपका डिफ्रैक्शन या फिर आप बोल सकते हैं स्कैटरिंग का
एंगल, ठीक है, और अपॉन में SRIJ। तो ये एक इक्वेशन बनती है, इस इक्वेशन को आप बोलते हैं वीरल इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू बताइए, जैसे मैंने बोला कि लैम्डा तो आपकी वेवलेंथ होगी, इलेक्ट्रॉन बीम की कितनी वेवलेंथ है, थीटा आपका क्या हो जाएगा, आपका स्कैटरिंग एंगल, एफ है आपका फैक्टर की बात कर रहे हैं, स्कैटरिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये है कि ये इक्वेशन को फिर फर्दर मॉडिफाई किया हुआ, ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है, देखिए ये बोल रहा है viral equation indicate the appearance of a diffraction pattern caused by a molecule in a path of electron beam. So calculated the molecular structure viral equation is given by. तो calculated the अगर आपने molecular structure को calculate करना है तो आप viral equation को कुछ इस टाइप से यूज कर सकते हो। और ये इक्वेशन आपको क्या बोल रहा है, मतलब यहाँ भी आपने इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो I इज इक्वल टू क्या, यहाँ भी आप अपना थीटा लिखिएगा, ठीक है। तो I थीटा, थीटा वही है आपका स्कैटरिंग एंगल, इज इक्वल टू क्या हो गया K समीशन एन, सॉरी एन आई इज इक्वल टू जे। आई आपका क्या है, पहला एटम की बात कर रहे हैं हम, दो एटम कंसीडर कर रहे हैं, आई और जे टाइप के हमारे एटम हमारे सिस्टम में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये समीशन में है एफ आई अपॉन एफ आई इंटू एफ जे, मतलब आपका क्या हुआ, एफ आपका फैक्टर है, ये देखो आपका फैक्टर है स्कैटरिंग फैक्टर, आई और जे आपके एटम है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी पी आई जे, पी आपका क्या है, देखो पी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, PIJ है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएशन इन अ डिस्टेंस बिटवीन द एटम आई एंड जे, ओके। और अगला यहाँ पर को क्या हुआ, साइन एस आर अपॉन साइन आर डी आर, ओके। तो साइन मतलब साइन तो आपका साइन है, आपने एस की वैल्यू यहाँ पर को मैंने बताई थी, वही आपकी एस की वैल्यू जिसे मैंने नीचे भी एड किया हुआ कि एस आपकी वैल्यू ये है, जो कि आपको क्या बताता है, स्कैटरिंग एंगल इज, और यहाँ पर जो आपका स्कैटरिंग एंगल है ना, एस की वैल्यू तो ये, बट यहाँ पर जो स्कैटरिंग एंगल है ये किस पे डिपेंड करता है कि आपकी वेवलेंथ यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी है, ठीक है। इतनी चीज समझ में। और यहाँ पर के भी आपका आ रहा है, के ये देखो ये है आपका के, और ये के होता है आपका एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आप 1 के इक्वल रखते हैं, और आई हो गया आपका इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रेक्शन। और यही चीज को तो बताया था आपकी वीरल इक्वेशन ने, बस आपने इतनी चीज यहाँ पर को ऐड करनी है, बस इनकी वैल्यूज यहाँ पर को बतानी है, कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस आपने वीरल इक्वेशन बताना है। और वीरल इक्वेशन का यूज कैसे कर रहे हैं, कैसे स्कैटरिंग हो रही है, वो जैसा आप बता सकते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू भी बता सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया। और इक्वेशन बस लिख लीजिएगा, ये लॉन्ग में कभी नहीं पूछा जाएगा, ये आपको शॉर्ट में पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होता है, बट इतना मटेरियल वहां पर को आपके लिए इनफ रहेगा, ठीक है। तो इक्वेशन को आप लिख लीजिएगा, बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर, इसको अभी यहीं पे फिनिश करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।